प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आज की अपडेट इस प्रकार से हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के बन्नू शहर के बारे में। पाकिस्तान के बन्नू शहर में सोमवार 15 जुलाई सुबह भीषण विस्फोट हुआ है। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धमाके से शहर की कई इमारतों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है और पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। अचानक हुए इस विस्फोट से लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना छावनी के पास अभी भारी गोलाबारी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने इलाके को सील कर दिया है। इस धमाके का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ साफ तौर पर सुनाई दे रही है। विस्फोट सुबह के समय उस वक्त किया जब अंधेरा था। मन्नी छावनी में विस्फोट की जिम्मेदारी का दावा जैश फुरसान ए मोहम्मद ने किया है। यह गुल बहादुर समूह से संबंधित है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू शहर में गुवाहाटी गेट पर यह विस्फोट हुआ, जहां एक हमलावर ने दरवाजे पर ही अपने वाहन में विस्फोट कर दिया। हालांकि हमलावर सुरक्षा तोड़ने में असफल रहा। इसके बाद उसने खुद को उड़ा लिया। फिलहाल इलाके में गोलाबारी जारी है। सुरक्षा के लिहाज से बन्नू जिला एक संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहाँ कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हैं। खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का यह इलाका गढ़ माना जाता है। इससे पहले भी यहाँ सैनिक छावनी पर कई बार हमले हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना जहाँ एक तरफ से आतंकवादियों की सफाई में लगी, वहीं आए दिन देश में आतंकी संगठन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक जो लेटेस्ट जो खबर है उसके हिसाब से जो है 8 से 10 आतंकवादी अभी भी भीतर हैं और वो 8 घंटे से पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान का एक जो है उन्होंने हवाई जहाज़ को भी नीचे गिरा दिया है, जिसमें पाकिस्तान के 2 मेजर और 2 कैप्टन समेत 17 आर्मी वाले जो है मारे गए हैं। आइए अब बांग्लादेश के बारे में बात करें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि वह चाहती हैं कि तीस्ता प्रोजेक्ट चीन के बजाय भारत को दिया जाना चाहिए। भारत और चीन दोनों ने इस वेंचर में दिलचस्पी दिखाई है। ऐसे में हसीना ने कहा है कि भारत तीस्ता नदी के बांग्लादेशी हिस्से के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं को अपने हाथ में ले तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। पिछले महीने नई दिल्ली की यात्रा के दौरान हसीना ने नरेंद्र मोदी के साथ इस परियोजना पर बात की थी। तीस्ता प्रोजेक्ट की लागत करीब $1 अरब की है। हसीना के भारत दौरे के समय मोदी ने कहा था कि दोनों देशों की साझा 54 नदियों में से एक तीस्ता के संरक्षण और प्रबंधन पर बातचीत के लिए इंडिया से एक टेक्निकल टीम ढाका जाएगी। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना से सवाल किया गया कि उनकी सरकार तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए भारत और चीन में से किसके साथ जाएगी। इस पर हसीना ने कहा कि दोनों देशों ने प्रोजेक्ट पर प्रस्ताव दिए हैं, जिन पर हम उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना लंबे समय से चली आ रही है और हमारी पार्टी आवामी लीग के लिए खास अहमियत रखती है। शेख हसीना ने आगे कहा कि हमें तीस्ता परियोजना को लागू करना है। चीन ने प्रस्ताव देने के बाद व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। भारत को अभी व्यवहार्यता का अध्ययन करना है। इसके पूरे होने के बाद हम वही करेंगे जो हमारे लिए उचित होगा। हालांकि इसे भारत द्वारा किए जाने को अधिक प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि भारत ने तीस्ता के पानी को रोक रखा है। अगर उन्हें हम पानी देना है, फिर उन्हें परियोजना को लागू करना चाहिए। अगर वे परियोजना करते हैं तो हम वह देंगे जिसकी हमें ज़रूरत है। शेख हसीना के बयान ऐसे समय आया जब हाल ही में उन्होंने अपना चीन दौरा कम करते हुए एक दिन पहले ढाका वापस आना चुना था। इसके पीछे की वजह चीन की ओर से तय वादों पर मुकर जाना बताया गया है। ऐसे में अब उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट पर भारत को फेवरेट करते हुए चीन को भी संदेश दिया है। तीस्ता अकेली ऐसी नदी है जिस पर भारत और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल सरकार की आपत्तियों के चलते जल बंटवारे के समझौते को पूरा नहीं कर सके हैं। भारत के संविधान के तहत ऐसे जल बंटवारे के समझौतों के लिए राज्य सरकारों की सहमति अनिवार्य है। तीस्ता के पानी को साझा करने के लिए एक मसौदा समझौते को 2011 में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। उन्होंने कहा था कि संधि के कारण राज्य के कुछ हिस्से सूखे रह जाएंगे। तो हम नेपाल के बारे में बात करें। केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। सोमवार को काठमांडू के शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में एक विशेष समारोह में ओली ने पीएम पद की शपथ ली। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नेपाल के पीएम के तौर पर ओली का यह चौथा कार्यकाल है और पूर्व में 3 बार पीएम पद पर रह चुके हैं। ओली ने पीएम पद पर पुष्पकमल दहल प्रचंड की जगह ली है। पुष्पकमल दहल ने शुक्रवार को संसद में बहुमत साबित न कर पाने के बाद पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रपति पौडेल ने राजनीतिक दलों को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रपति के बुलावे पर 72 वर्षीय ओली अपने नए गठबंधन सहयोगी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे थे। ओली ने अपने समर्थन में 166 सांसदों, कांग्रेस के 88 और यूएमएल के 78 के हस्ताक्षर वाला पत्र पेश किया था। 275 सदस्यों वाली प्रतिनिधि सभा में सरकार बनाने के 138 सांसद होना जरूरी हैं। 166 सांसदों के समर्थन के दावे के बाद राष्ट्रपति ने ओली को सरकार बनाने का न्योता दिया और उनको पद शपथ दिलाई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपीएन यूएमएल पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को
पीएम बनने पर बधाई दी है। मोदी ने दोनों देशों के बीच मैत्री के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर सहयोग को और बढ़ाने के लिए साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई है। ओली के पीएम बनने से भारत की दिलचस्पी को नेपाल की राजनीति में बढ़ा दिया है। इसकी वजह यह है कि ओली को चीन समर्थक माना जाता है। केपी ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो भारत के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण रहे थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ओली ने भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और उनकी सरकार को गिराने का आरोप लगाया था। नेपाल के नए संविधान को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव के कारण 2015 में सीमा नाकाबंदी के दौरान ओली ने भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उनके समय में नेपाल ने चीन से रिश्ते सुधारने को तरजीह दी थी। ये हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बारे में बात करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की घटना की वैश्विक तौर पर घोर निंदा हो रही है। इससे पूरी दुनिया हैरान है। हमले के वक्त ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। हमले में ट्रंप बाल बाल बच गए। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने इस हमले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने बचाया। ट्रंप से शुरू होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए मिलवॉकी जाते समय न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें उन्होंने कहा, जब मुझ पर हमला हुआ तब सबसे आश्चर्यजनक यह हुआ कि मैंने न केवल अपना सिर घुमाया बल्कि बिल्कुल सही समय पर और सही अनुपात में घुमाया, वरना जो गोली मेरे कान को छू कर गई वह असर से मेरी जान भी ले सकती थी। इस दौरान ट्रंप ने अपने दाहिने कान को एक सफ़ेद पट्टी से ढक रखा था। इस दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर ने भी उनसे कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। हमले में उनका बचना एक चमत्कार की तरह है। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भगवान की कृपा है से मैं अभी भी यहाँ हूँ, वरना तो मुझे यहाँ नहीं होना था। इस दौरान रिपब्लिकन नेता ने हमले के दौरान की उन तस्वीरों पर भी बात की जिसमें वे अपने मुट्ठी उठाते अपना जोश दिखाते हुए और लोगों से लड़ने की अपील करते दिख रहे हैं। उनमें उनसे उनके चेहरे पर खून लगा भी दिखाई देता है। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि यह अब तक देखी गई सबसे प्रतिष्ठित तस्वीर है। वो एक सच्ची तस्वीर में मरा नहीं। आमतौर पर आपको एक सच्ची तस्वीर पाने के लिए मरना पड़ता है। ट्रंप ने बताया कि वो गोलाबारी के बाद बोलना जारी रखना चाहते थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने उन्हें अस्पताल जाने पर जोर दिया। इस दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हमले के बाद उन्हें फ़ोन करने की सराहना भी की। उन्होंने कहा यह अच्छा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर शनिवार को जानलेवा हमला हुआ था। उन पर कुछ ऊंचाई से एक हमलावर ने गोलाबारी की। हालांकि ट्रंप को कान पर चोट आई और बाल बाल बच गए। फिलहाल पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप खतरे से बाहर हैं। इस बीच मामले की जांच करे अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो FBI ने हमलावर की पहचान 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यूज के रूप में की है। उस गोलाबारी के तुरंत बाद ही एक स्नाइपर ने उसे मार गिराया। दरअसल हमलावर थॉमस मैथ्यू ने गोलाबारी के लिए सभा स्थल से कुछ ही दूर एक उत्पादन प्लांट को चुना था। उसने खुद को बटलर ग्राउंड में ट्रंप के संबोधन वाले स्टेज से 130 कदम दूर पोजीशन किया था। मैथ्यू की गोलाबारी करने के तुरंत बाद ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। बाद में जांच के दौरान हमले वाली जगह से AR-15 स्टाइल राइफल भी बरामद की गई। सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को घटनास्थल से जो हथियार AR-15 स्टाइल बरामद किया वो एक अर्ध स्वचालित राइफल है। AR स्टाइल अमेरिका के सबसे चर्चित और कुख्यात हथियारों में से एक है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा AR-15 राइफल को अमेरिका की राफेल कहा गया है। यह पूरी तरह से स्वचालित सैन्य लड़ाकू M16 राइफल से मिलती जुलती है। इसे विकसित करने वाली कंपनी का नाम आर्मलाइट है। कहा जाता है कि AR-15 स्टाइल की राइफलें अमेरिकी बाज़ारों में अक्सर आसानी से खरीदी जा सकती है। इसके साथ ही राइफल के साथ इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरण भी सहज होते हैं, जिसके कारण अप्रशिक्षित निशानेबाज भी घातक हमलावर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।